हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सीए कार्तिक जिंदल। आज इस वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सपर्टाइज नॉलेज की। आपकी नॉलेज को इंप्रूव करूंगा कि जो आप लाइफ में ना इंडियस रीड कर रहे हो, जो बुक्स में इंडियस हैं दिखते, और जो आपने प्रैक्टिकली किए हैं उसमें कितना फर्क है। ये ऐसी वीडियो है, जब मैंने इसको कल ही देखा, मैंने कल शाम इसको देखा और मेरे होश उड़ गए कि कंपनी ने कैसा इंडियस का ट्रीटमेंट किया हुआ है। मतलब कि आप सोच के देखो कि इंडियस क्यों आया था। इंडियस इसलिए आया था ताकि वो फेयर हो। नहीं तो सर हमारे पास एएस भी थे। तो सर एएस से इंडियस का जो इतना बड़ा गेम चेंजिंग हुआ, जो हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए, वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी सर एप्लीकेबल है इन द फॉर्म ऑफ इंडेस। और ये वीडियो खासकर जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, या जो सीए छोड़ चुके हैं, या जो क्वालिफाइड हमारे आईसीए के सीए रिस्पेक्टेड है मेंबर्स, उनको देखना बहुत जरूरी है। अनएक्सेप्शनल, अनबिलीवेबल, सरप्राइजिंग ट्रीटमेंट जो किया है एक हीरो मोटोकॉप कंपनी ने, हीरो फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी ने, हीरो फिनकॉप कंपनी ने। हीरो फिनकॉप इज अ लिस्टेड एंटिटी, वो एक लिस्टेड एंटिटी है। देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक इंडियस के छोटे से रूल का गलत बेनिफिट ले लिया। एक अनड्यू होता ना, हमने पढ़ा था अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना। एक छोटे से पॉइंट का अनड्यू बेनिफिट ले लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस ले लिया। सर इंडियस में हमारा एक था प्रोविजन, इंडियस में हमारा सर एक था प्रोविजन। इंडियस ये बात बोलता है कि अगर कोई दूसरा एक्ट, मतलब अगर कोई अदर एक्ट है, वो अगर इसको ओवरराइड कर देता है, मतलब इंडियस बोल रहा है कि आप इसको एक्स मानो, अदर एक्ट बोलता है कि आप इसको वाई मानो। तो इंडियस क्या बोलता है, तो आपको इसको वाई मानना पड़ेगा, एक्स आपको नहीं मानना। मतलब कि इंडियस दूसरे एक्ट जो इससे ऊपर है, जो स्पेसिफिकली बोलते हैं, वो उनको ओवरराइड सरपास कर सकता है। दैट मींस वी आर फॉलोइंग अ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। ये इंडियस 1 के अंदर पढ़ के आए थे। प्रैक्टिकली आज तक मैंने तो होता हुआ नहीं देखा। और जब कोई चीज स्पेसिफिकली लिख दी है इंडियस ने, अगेन, जब कोई चीज इंडियस ने स्पेसिफिकली लिख दी है कि इसको ऐसा ही होना है, चाहे दूसरे एक्ट कुछ भी बोलते रहो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते अपने कंपनी के बेनिफिट के लिए। यही काम किया हुआ है हीरो फिनकॉर्पोरेशन ने। देखो सर, कंपनी कौन सी है, लिस्टेड कंपनी है। डेट कब है, 3 अगस्त 2022। क्वार्टरली 30 जून 2022 का इसका अपना आया था फाइनेंशियल, जो इसके रिजल्ट है वो आ गए थे। आप भी सेबी की वेबसाइट पे जाके या हीरो फिनकॉप की वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हो। इन्होंने क्या बोला, सर हमने अप्रूव कर दिए और हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल जो हमारे हैं रिजल्ट, क्वार्टर एंडेड 30 जून 2022। बाकी सारी बातें लिखी हुई हैं, हमको इससे कोई काम नहीं है। सर हमको काम है ऑडिटर रिपोर्ट से कि ऑडिटर रिपोर्ट ने क्या लिखा हुआ है। आजो सर ऑडिटर रिपोर्ट भी देख लेते हैं। ऑडिटर कौन है सर, पीडब्ल्यूसी। देखो सर, इतनी बड़ी फर्म है बिग फोर पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी भी इनको फोर्स नहीं कर पाई कि आप वो ट्रीटमेंट ऐसे नहीं, आप इंडियस लगाओ। ये है हमारी बिग फोर की क्वालिटी सर्विसेज। लेकिन बिग फोर एक काम, अच्छा काम करती हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है। ऐसे 230 का ये पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, ताकि कल को कोई गलती फंस भी जाए ना, तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हो और हम बच जाए। लेकिन पीडब्ल्यूसी ने देखते क्या किया इसमें। दिस इज ऑडिटर रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर मैनेजमेंट की है। कंपनी एक्ट भी बोलता है, एसए 200 भी बोलता है। वो बात अलग है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है, ये आपको ही पता है, ये हमको ही पता है। कहते जी हमने रिव्यू किया, वी हैव रिव्यूड। और आपको कभी आपने चेक किया है कि इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं, ऑडिट के रिजल्ट हैं, कभी मिसगाइडेड हों, कभी आपके कि दे आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर। सर आज तक तो सर ऐसा हुआ नहीं कि हमने किसी बैलेंस शीट में ये चेक किया हो कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। सर सारी की सारी ट्रू एंड फेयर व्यू होती हैं। यहां भी लिख दिया कि ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट पे बोलता, डायरेक्टर ने अप्रूव कर दी,
मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दी और हमने भी अप्रूव करती, यहाँ पे बोलता सर हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंक्लूजन पे जाना, हमने ऑडिट ऐसे ऐसे की है, यहाँ पे बोल दिया बेट्स और आर ओपिनियन सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज फिफ्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्होंने चेंज किया। मेरे ख्याल से मेरे ओपिनियन के अंदर यह है ब्लंडर। आप इंडियस की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हो बॉस। आप सोच के देखना बच्चों, आप इंडियस पढ़ रहे हो, जब आपको बोल दिया कि एज पर इंडियस 115 आपको रिवेन्यू ऐसे रिकॉग्नाइज करनी है, इंडियस 5 ने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या चेक करना है, कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। सेकंड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग द पीओ, सर हमारी कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है, एलोकेशन बेस क्या होगा, कैसे रिवेन्यू होएगी बुक। मतलब कि इसका मतलब तो कोई भी कंपनी अगर ये चाहेगी कि सर हम इंडियस कंप्लाई नहीं करके कोई और चीज कंप्लाई कर दे, फिर इंडियस का आने का तुक ही नहीं बनता, फिर इंडियस एप्लीकेबल होने का तुक नहीं बनता। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, एनएफआरए को ये पॉइंट कंसीडर होना चाहिए कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया। जब आप इसको आंसर को, जब ये पॉइंट आपके सामने रेज होगा, मुझे आप भी बताना कि आपके अकॉर्डिंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या ये पॉइंट ठीक है जो हीरो फिनकॉर्प ने किया है। कुछ बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन भैया मेरे अकॉर्डिंग में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा पॉइंट हुआ तो हमको इंडियस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडियस लाना छोड़ दो भैया, वेरी कंसर्न अबाउट दैट। हम जो बड़ी बड़ी मारते, जो हम बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं ना, वी आर फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। कल को कोई बाहर वाला बंदा इस कंपनी में आके पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, वो क्या देखेगा, this is not compliance with India's, this financial statement is not at all compliance with India's। क्या बोलते हैं, we draw your attention to note number 9 of the statement of company। चलो सर सीधा नोट नंबर 9 पे आते हैं, क्या मुद्दा है, और एंड में लिख दिया आर कंक्लूजन इज नॉट मॉडिफाइड। ये बोलती पीडब्ल्यूसी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपने जो किया ठीक है, हमारा इससे कंक्लूजन मॉडिफाई नहीं होता, जो आपने कर दिया ठीक है, ठीक है सर। ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। इंटरेस्ट इनकम है रुपीज इन करोड़, टोटल इनकम, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स आगे 145.63। क्या आगे सर 145 एंड 63। पिछले क्वार्टर की बात करें 30 जून 2022, कितना प्रॉफिट है 145.63 करोड़। अगर 30 जून 2021 की बात करें, एक साल पहले क्वार्टर की, सर हैवी लॉस में है सर, टर्न अराउंड हो गया पूरा सर, बदलाव बदल दिए, गेम बदल दिया, क्या कर दिया, बट टोटली टर्न अराउंड हो गया सर, बहुत तगड़ा टर्न अराउंड कर दिया इस कंपनी ने। देखो सर इसने पूरा बता दिया, दिस इज नोट्स, दिस इज नोट्स, और यहां पे क्या बता दिया, देखते हैं इन्होंने क्या बताया यहाँ पे, एक सेकेंड सर देखते हैं कि क्या बता रहे हैं यहाँ पे। भी कंपनी एनबीएफसी है सर, एनबीएफसी हो ना हो, इंडियस है ना एप्लीकेबल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आरबीआई के लिस्ट किया हुआ है सर, ठीक है। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट 30 जून को ऑडिट कमेटी ने अप्रूव कर दिया, एज पर इंडियस 34 बने हैं, कन्वर्टेबल है। दिस इज मेन पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, ये पॉइंट मेन है। क्या बोलता है सर, ये बोलता जी ड्यूरिंग द क्वार्टर, मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2022 तक, ध्यान से समझना, द कंपनी हैज एलोकेटेड 363,636 कंपल्सरी कन्वर्टेबल सीसीपीएस प्रेफरेंस शेयर। मतलब कंपनी ने इतने इशू किए हैं, मतलब पैसा आया कंपनी के पास, कंपनी की क्या बन गई, कंपनी की पैसा आ गया। सर इशू क्या किए हैं, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि सर ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, ये पक्का बात है, ये पक्की बात है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ध्यान रखना सर, अब इसमें कौन सा इंडियस आता है, सर हमारे पास एक ही इंडियस मन में आ रहा है, बताओ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको मुझको बना है तेरे लिए, तू अब से पहले
सितारों में चल रही थी कसम। सर क्या गाना गा रहे हो सर, बता तो दो। देखो क्या इशू किया है, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। मैंने पहले भी बताया था इंडिया के अंदर इंस्ट्रूमेंट के नाम से नहीं लगता पता कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होनी चाहिए, ये इक्विटी होनी चाहिए, क्योंकि इंडियस जब आया तो साथ में इंडियस 32/109 को लेके आया। और इंडियस 32 क्या बोलता, इंडियस 32 ये बताता है कि व्हाट इज फाइनेंशियल असेट, व्हाट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी का मीनिंग क्या होता है, रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट असेट ऑफ द कंपनी। मतलब नो ऑब्लिगेशन टू पे, कंपनी किसी को पैसा पे नहीं करेगी अगर इक्विटी बनना है, प्लस फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होने चाहिए फॉर अ फिक्स अमाउंट। क्या बोला, फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होने चाहिए फॉर अ फिक्स अमाउंट। अगर शेयर हुए वेरिएबल, चाहे वो कंपल्सरी कन्वर्टेबल ही क्यों ना हो, अगर शेयर वेरिएबल हुए तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा, इक्विटी नहीं बन सकता। इसी केस में ये हुआ है सर। वो बोलता कंपनी ने एलोकेट कर दिए कॉम्प्रोमाइज ऑफ इतने नंबर ऑफ शेयर थे, ये शेयर क्लास ए सीसीपीएस बन गए, ये शेयर क्लास बी सीसीपीएस बन गए और फेस वैल्यू 550 ईच 2000 करोड़। एज पर इंडिया 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन सच सिक्योरिटी आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। कहता है सर एज पर इंडिया 32 ये सिक्योरिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी होनी चाहिए थी और फेयर वैल्यू की तरह मेजर होनी चाहिए थी एज पर 109। सर फाइनेंशियल लायबिलिटी क्यों होनी चाहिए थी, पहला सवाल ये होना चाहिए आपका, क्योंकि सर कंपलसरी कन्वर्टेबल है ना सर। ना सर इसने यहाँ पर ये बताया कि आपका डिविडेंड कितना है, क्या डिविडेंड नहीं है। सर अगर ऑडिटर ये बात लिख रहा है, कंपनी ये बात लिख रही है कि एज पर इंडियस ये होना चाहिए था, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी क्यों बना होगा, क्योंकि शेयर की वैल्यू फिक्स नहीं होगी। स्टार्टिंग डेट पे जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ होगा उस दिन इन शेयर्स की वैल्यू फिक्स नहीं होगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर कन्वर्ट होंगे एक्चुअली में। मतलब एंटिटी कितने इक्विटी शेयर देगी बाद में, उनको वो आज उस डेट में पता नहीं होगा। दैट मीन्स फिक्स नहीं है तो क्या है, वेरिएबल है। अगर अपने बन गए वेरिएबल तो क्या हो जाएगा, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी 32 आ जाएगा। और जब 32 लग गया उसकी वैल्यू कौन निकालेगा, इंडियस 109 निकालेगा। मतलब सर सीसीपीएस है, फेयर वैल्यू है। इसका मतलब अगर ये एक्चुअली में हम इंडियस से वैल्यू करते और थ्रू एमोटाइज कॉस्ट करते, स्टार्टिंग में तो सारा फेयर होगा, फेयर के बाद क्या लगता, थ्रू एमोटाइज्ड कॉस्ट करते। एमोटाइज्ड कॉस्ट होता किस पे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे होता। तो जब आपकी कोई लायबिलिटी है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लग गया, आईआरआर लग गया, तो आपकी हर साल फाइनेंस कॉस्ट बुक होती, आपका एक्सपेंस बुक होता। उस एक्सपेंस से आपकी सीसीपीएस की वैल्यू बढ़ जाती। However, लेकिन ये बोलता भैया कॉन्ट्राडिक्शन है कुछ इंडियस और कंपनीज एक्ट में। क्या बात है भाई, इंडियस आया क्यों था, इंडियस कंपनी एक्ट का पार्ट है भाई। सरकार क्यों इंडियस लेके आई, ताकि फेयर हो, ट्रांसपेरेंसी आए, जो यूजर्स है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। लेकिन भैया कहता इंडियस तो बोलता है 32 और 109 की ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन कंपनी एक्ट नहीं इसको मानता। तो क्यों लेके आए इंडियस, अगेन छोड़ दो ना भाई, ये गवर्नमेंट को जानी चाहिए। और एज अ सीए मेंबर, सीए स्टूडेंट आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये सारी बातें ध्यान होनी चाहिए। इस वीडियो को आग की तरह फैला दो ताकि भैया लोगों को पता लगे, हमारे सीए भाइयों को, सीए बच्चों को लगे पता। अब मैं एक्टिव हो चुका हूं पूरा। कहता जी कंपनी एक्ट ये बोलता कि इसको शेयर कैपिटल होना चाहिए। क्या बात है, मतलब जैसे एएस में शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर थी, हमारी प्रेफरेंस शेयर थी, वही बोलता है सर कि हम तो ये सर हम नहीं मान रहे इसको। कारण पता है क्या, क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि तुम डरते हो कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, तुम डरते हो। क्योंकि अगर ये इक्विटी बन गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, डिविडेंड अगर देना भी पड़ गया तब भी वो रिटेन्ड अर्निंग से जाएगा, थ्रू पीएनएल नहीं जाएगा। लेकिन सर यहां तो सर इंटरेस्ट का चक्कर था, और यही लिखा हुआ है कि भैया अगर सीसीपीएस एज पर इंडियस 109 लगता तो 13.15 सीआर का इंटरेस्ट को एक्सपेंस होता, जो उनका प्रॉफिट कम कर देता। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। इन्होंने इंडियस 32 109 का
फॉलो ही नहीं किया, अपना कंपनी एक्ट को फॉलो मान गए कि भैया हम इसको डेविएट करना चाह रहे हैं क्योंकि कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। अब मुझे आपका ओपिनियन बताओ कि आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये ठीक है ट्रीटमेंट या नहीं ठीक है, शॉकिंग है या नहीं है, या पहले कभी आज तक ये ट्रीटमेंट चेक किया है या नहीं किया। आपका दोस्त कार्तिक जिंदल। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय आईसीआई।